लंका के मैदान में राम के छोटे भाई लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन तभी मेघनाथ राम के छोटे भाई लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण को चला देते हैं। जैसे ही शक्ति बाण लक्ष्मण के शरीर को छूती है, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। रात का करीब दूसरा पहर बीत चुका था, यानी रात के करीब 1 बज रहे थे। अब बारी आती है हनुमान जी की, जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए लंका से लगभग 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। और अंधेरा खत्म होने से पहले, यानी सुबह 5 बजे से पहले ही उन्हें संजीवनी बूटी लेकर 2500 किलोमीटर वापस भी आना होता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी था कि आखिर पवन पुत्र हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार कितनी थी, आखिर वो किस रफ्तार से हवा में ट्रेवल करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी को तय करने में किसी भी यात्री विमान को कम से कम 4 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन आखिरकार पवन पुत्र हनुमान जी किस रफ्तार से हवा में ट्रेवल कर रहे थे कि वो महज कुछ ही घंटों में वहां जाकर पर्वत को उठाकर वापस भी ले आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को बड़ी बारीकी से बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। जब युद्ध अपने चरम पर था और इसी बीच मेघनाथ ने अपनी कुल देवी की तपस्या शुरू कर दी थी, तभी रावण का छोटा भाई विभीषण आकर राम को बताता है कि अगर मेघनाथ की तपस्या पूरी हो गई तो वो अमर हो जाएगा, जिसके बाद तीनों लोकों में से ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जो मेघनाथ को मार पाएगा। इसीलिए किसी भी कीमत पर मेघनाथ के इस तपस्या को भंग करना ही पड़ेगा और उसे युद्ध के लिए ललकारना पड़ेगा। लेकिन मेघनाथ की तपस्या को भंग करते करते रात का समय हो जाता है। वो वक्त ऐसा था जब युद्ध के लिए सूर्योदय होने का इंतजार करना पड़ता था और सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण ने रात में ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। आपको बता दें, जैसे ही सूर्यास्त होता है रात्रि का पहला पहर शुरू हो जाता है और जैसे ही सूर्य का उदय होता है रात्रि का चौथा पहर समाप्त हो जाता है। यानी कि इस हिसाब से देखें तो रात्रि के 12 घंटे में 4 पहर होते हैं। हर पहर में 3 घंटे का वक्त मिलता है, यानी कि हम जिस घड़ी में वक्त देखते हैं उसके अनुसार दूसरे पहर की शुरुआत रात के लगभग 9 बजे से होती है। यानी कि मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच जो युद्ध की शुरुआत हुई उस वक्त रात के 9 बजे हुए थे। रामायण के अनुसार लक्ष्मण और मेघनाथ ने एक दूसरे के ऊपर बहुत भयंकर वार किए थे और ये युद्ध लगभग 1 पहर तक चला, यानी कि लगभग 3 घंटे तक। और उसके बाद लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, यानी मेघनाथ और लक्ष्मण ने रात के लगभग 12 बजे तक एक दूसरे के साथ युद्ध किया और उसके बाद वो मूर्छित होकर जमीन पर पड़ गए। जैसे ही लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिरते हैं, वैसे ही ये खबर भगवान राम तक पहुंच जाती है कि उनका छोटा भाई लक्ष्मण युद्ध के मैदान में पराजित होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा है। तभी उनके आंसू आने लगते हैं। चारों तरफ एक ही चर्चा होती है, लक्ष्मण को आखिर बचाया कैसे जाए। इस बीच रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान राम को सलाह देता है कि लंका में एक राजवेद रहता है जो लक्ष्मण को बचा सकता है। जिसके बाद हनुमान जी लंका से उस राजवेद के पास जाते हैं और जब वो वहां आने के लिए राजी नहीं होते तो हनुमान जी उनके घर सहित उन्हें उठाकर भगवान राम के सामने ले आते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि रात के लगभग 12 बजे लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, जिसके बाद सलाह मुशवरा होने के बाद हनुमान जी लंका से उस राजवेद के पास जाते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उन्हें उठाकर ले आते हैं। इन सभी कामों में कम से कम 1 घंटे का वक्त तो लगा ही होगा। इस हिसाब से जब लक्ष्मण का इलाज शुरू होता है तो कम से कम रात का 1 तो बज ही चुका होगा। इसके तुरंत बाद भगवान राम लंका से राजवेद वेद सुषेण के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं। तब जाकर राजवेद सुषेण लक्ष्मण का इलाज करते हैं। इलाज के बाद राजवेद बोलते हैं कि सिर्फ एक ही चीज से इन्हें बचाया जा सकता है और वो है संजीवनी बूटी, जो कि द्रोणागिरी पर्वत पर स्थित है और उसे सूर्योदय से पहले लाकर लक्ष्मण को देना ही होगा। जिसके बाद भगवान राम हनुमान जी को इस कार्य को पूरा करने का आदेश देते हैं और आदेश मिलने के बाद हनुमान जी तुरंत द्रोणागिरी पर्वत की ओर संजीवनी बूटी के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखा जाए तो राजवेद सुषेण ने पहले लक्ष्मण जी के शरीर को जांचा परखा और उसके बाद राम भगवान को सलाह दी
और उस सलाह पर अमल करते हुए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत की ओर निकल पड़े। इन सभी काम में लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त तो लगा ही होगा। यानी जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत की ओर संजीवनी बूटी लेने के लिए निकलते हैं उस वक्त 1:30 बजे होंगे। खैर, समय बीतने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उनके समय को भंग करने के लिए कालनेमी नाम का एक राक्षस मिलता है जो रूप बदलकर भगवान राम का नाम जप रहा होता है। जैसे ही हनुमान जी को ये आवाज सुनाई देती है वो तुरंत कालनेमी के पास रुक जाते हैं। लेकिन पवन पुत्र हनुमान को कालनेमी की चाल के बारे में पता लग जाता है और वो उनको सजा देने के बाद ही वहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कालनेमी की चाल में फंस जाने की वजह से हनुमान जी का कम से कम 25 से 30 मिनट का वक्त तो बर्बाद हुआ ही होगा। और जब वो द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचते हैं तो उन्हें बिल्कुल संजीवनी बूटी जैसी दिखने वाली तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाई देने लगते हैं। हनुमान जी को ये समझ ही नहीं आता कि इतने सारे पेड़ पौधों में आखिर संजीवनी बूटी कौन सी है। तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर लंका की तरफ निकल पड़ते हैं। और इन सब के बीच भी हनुमान जी को सोच विचार करने में कम से कम 25 से 30 मिनट का वक्त तो निकल ही गया होगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो कालनेमी को नष्ट करने और पहाड़ को उठाने का विचार करने में हनुमान जी को लगभग 1 घंटे का वक्त निकल ही गया होगा। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि सूर्य उदय सामान्यतः सुबह 5 बजे के बाद ही होता है, यानी 2:30 बजे वहाँ से निकलने के बाद अब हनुमान जी के पास मात्र 2.5 घंटे का वक्त ही शेष बचा था। पवन पुत्र हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठाकर लंका की ओर निकल रहे थे तो रास्ते में अयोध्या भी पड़ता था। और जब हनुमान जी अयोध्या से गुजर रहे थे तो उसी वक्त वहाँ मौजूद राम के छोटे भाई भरत को लगा कि शायद कोई राक्षस है जो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहा है। छोटे भाई भरत ने बिना कुछ सोच विचार किए ही पवन पुत्र हनुमान के ऊपर बाण चला दिया और जैसे ही वो बाण हनुमान जी के शरीर में लगता है वो भगवान राम का नाम चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके मुंह से भगवान राम का नाम सुनते ही भरत को इस बात का यकीन हो जाता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। भरत दौड़ते हुए हनुमान जी के पास पहुंचते हैं और उनका परिचय पूछते हैं, जिसके बाद वो बताते हैं लंका में लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हो रहा था। वहां पर वो मूर्छित पड़े हुए हैं। उनको बचाने के लिए वो संजीवनी बूटी लेकर लंका जा रहे हैं। भरत रोते हुए हनुमान जी का इलाज करवाते हैं और उन्हें तत्काल लक्ष्मण के इलाज के लिए लंका की ओर भेज देते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हनुमान जी को बाण लगने, उनका उपचार होने और वहां से दोबारा लंका की तरफ निकलने में कम से कम आधा घंटे का समय तो लग ही गया होगा। यानी हनुमान जी के 2.5 घंटे के वक्त में अब 30 मिनट और बर्बाद हो चुकी थी और उनके पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का वक्त ही बचा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लंका से द्रोणागिरी पर्वत तक आना और वहां पर्वत को उठाकर लंका वापस जाना, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। अब आपको बता दें, लंका से जो द्रोणागिरी पर्वत की दूरी है वो लगभग 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ तक जाना और वहाँ से वापस आना यानी कि 5000 किलोमीटर से अधिक का सफर और समय सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा। यानी हनुमान जी जिस रफ्तार से उड़ रहे थे उनकी रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये रफ्तार बंदूक से निकली हुई गोली से भी ज्यादा है। सामान्य शब्दों में कहें तो हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार इतनी ज्यादा थी जितनी रफ्तार इस वक्त दुनिया की सबसे तेज फाइटर प्लेन की है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर हमने इस वीडियो में कुछ गलत बताया हो तो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें। आगे भी वीडियो ऐसे ही देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।